किया, लेट्स सपोज हम लोग बात करते हैं, आपने सबसे पहले ब्रेक फेलियर सिलेक्ट किए, मिसाल के तौर पे। अब ब्रेक फेलियर के केस में क्या है कि जो आपकी गाड़ी के जो 4 टायर हैं, उनमें से जो फ्रंट 2 टायर्स हैं, उनकी जो ब्रेक्स हैं वो फारे हो गई हैं, ठीक है। तो नाउ व्हाट यू आर लेफ्ट विद, यो अब आप जो ब्रेकिंग आप किस तरह से करोगे, आप गाड़ी का जो थ्रोटल है उसको कर दोगे 0, यानी कि थ्रोटल को बिल्कुल ख़त्म कर दोगे, और उसके बाद क्या करोगे, आप गियर डाउन करोगे, और उसके बाद क्या करोगे, गाड़ी को स्टीयर लेफ्ट करोगे, और फिर क्या करोगे, हाँ, जब गाड़ी रुक जाएगी तो उसके बाद आप क्या कहते हैं, गाड़ी की हैंड ब्रेक पुल अप करोगे, और फिर आखिर में क्या करोगे, गाड़ी को टर्न ऑफ कर दोगे, ठीक है। मोटा मोटा आपका यही सारा का सारा आपका रन डाउन होगा, और दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर, इस ऑर्डर के अंदर आप ये काम करोगे, ठीक हो गया। अब इसमें सवाल ये आता है कि जी सबसे पहले आप थ्रोटल को कैसे रिप्रेजेंट करो, ठीक है। थ्रोटल को रिप्रेजेंट करने का सॉफ्टवेयर के लिहाज से तरीका ये कि आपके पास एक क्या कहते हैं इस तरह से ग्राफ चल रहा हो, और जो ग्राफ है वो इस तरह से ग्रेजुअली शो करो कि जी आपके इस तरह जो थ्रोटल है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। फिर इसी के साथ में एक और आपके पास एक ग्राफ बना हुआ हो, उसके अंदर और स्पीड मेंशनड हो, और जो स्पीड है वो वक्त के साथ साथ इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हो, ठीक है। ये जो स्पीड वाला ग्राफ है ये कॉन्टिन्यूसली चलेगा टू रिप्रेजेंट के आपकी जो गाड़ी है वो मूविंग कंडीशन में। फिर गियर डाउन के लिए भी आप इस तरह से कर सकते हो। अगेन आप एक और ग्राफ शुरू करो जो फर्स्ट ग्राफ है वो 5 को रिप्रेजेंट करे, यानी कि 5th गियर को ये गियर डाउन करो, फिर 4th गियर आ जाए, फिर थोड़ी देर बाद आप फर्दर गियर डाउन करो, 3rd गियर हो जाए, इस तरह से कर लो। हैंड ब्रेक के लिए आप एक स्टेप फंक्शन बना सकते हो। स्टेप फंक्शन क्या होता है, दिस इज अ स्टेप फंक्शन। और टर्न ऑफ के लिए अगेन जब वो स्पीड 0 हो जाएगी तो इसका मतलब है गाड़ी टर्न ऑफ होगी। ये सॉफ्टवेयर के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। अगेन ये ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि मैं आपको आइडियाज़ पुट अप कर रहा हूँ, इसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हो। आपने बस किसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि मिसाल के तौर पे या तो गाड़ी स्टीयर लेफ्ट कर रही है या गाड़ी का गियर डाउन हो रहा है, वो जिस मर्जी तरीके से आप प्रेजेंट कर लो, इट्स टोटली अप टू यू। आपने मैटलैब नहीं यूज़ करना, बेशक मैटलैब भी ना यूज़ करो, वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन देयर हैज़ टू बी सम कंट्रोल सॉफ्टवेयर एट द बैक कि जिसके अंदर आपने कोई ना कोई कोडिंग की हुई हो, जिसके थ्रू आप कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन करवा रहे हो, या कोई लॉजिक चल रही हो, या कोई कोड चल रहा हो उसके लिए, ठीक है। अब इसी तरह से यही काम अगर हार्डवेयर में हाँ जी, पूछो। सर जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि लेफ्ट स्टीयर करें या राइट स्टीयर करें, सर उसको हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करें? किसके अंदर, हार्डवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर? सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके, सॉफ्टवेयर के अंदर अगेन उसमें भी आप एक ग्राफ शो कर सकते हो कि अगर आपका एक जो वेक्टर एंगल है वो वेक्टर एंगल अगर टुवर्ड्स द राइट है तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी लेफ्ट स्टीयर कर रही है, और अगर वो टुवर्ड्स द लेफ्ट है तो इसका मतलब गाड़ी लेफ्ट स्टीयर कर रही है। बिल्कुल सेंटर में इसका मतलब है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट है आपको स्टीयरिंग, इस तरह से कर लो। इसके लिए तो वेक्टर सर बना ये सकते हो। ये ग्राफ जो है ये बनेगा किस तरह, मैं ये पूछ रहा हूँ ना। ये यही तो आपने सोचना है, यही तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसको कैसे बनाओगे। अगर आपको देखो, अगर आपने हैंड ब्रेक का ऑपरेशन करवाना है तो हैंड ब्रेक का ऑपरेशन करवाने के लिए सिंपल एक ही स्टेप का ग्राफ है जो कि स्टेप्स की फॉर्म में कम हो रहा है, एक स्टेयर केस बन रहा है, तो स्टेयर केस की शेप बनाने के लिए आपको किस किस्म का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर थ्रॉटल 0 हो रहा है तो थ्रॉटल 0 होने के केस में आप किस किस्म का उसका ग्राफ बनेगा, या किस किस्म का ग्राफ आप बनाना चाहते हो। अब यही सारे ग्राफ्स बनाने के लिए आप इसकी बैक एंड पे GUI डिजाइन करोगे, बेशक कर लो ना करो वो भी अगेन मर्जी है, बट ये सारे के सारे ऑपरेशंस आपने ग्राफिकली शो करवाने हैं। ग्राफिकली शो कराने के लिए बेशक आप GUI यूज कर लो, जैसा दिल करता है। और सर ये रियल टाइम पे बनने चाहिए ग्राफ्स? रियल टाइम पे बनेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर बैक एंड पे आपने कोई लूप चलाया हुआ है, लूप के थ्रू कर रहे हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन मेरी मेरी ख्वाहिश ये है, या जो मेरा दिल कहता है वो ये कहता है कि आप कोशिश करो कि एक रियल टाइम बेस्ड सिनेरियो बनाओ, उसमें आपको पॉइंट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो एक रियल टाइम एस्टिमेशन है कि जिसमें चीज़ें मेरे हाथ में, मैं वहाँ पे लाइव कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपने बैक एंड पे कोई लूप चलाना है, कोडिंग करनी है, वो भी आप कर सकते हो, वो भी एक्सेप्टेबल है। सर ठीक है इसको सर, और यही हम्म इसको इफ एल्स सब केसेस को
इफ एल्स से करके देख लो, लेकिन उसमें फंस बहुत जाओगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा केसेस और कंडीशंस बन जाएंगी। कर लो बेशक, मुझे इतराज कोई नहीं है। ओके सर। और सर ये यही चीज़ जो आपने अभी यहाँ पे बताई है, अब इसको हार्डवेयर पे हम लोग किस तरह मतलब स्टार्ट करें? ओके, मिसाल के तौर पे आप ये थ्रॉटल को शो, आप ये मिसाल के तौर पे गियर डाउन को शो करना चाह रहे हो। गियर डाउन को शो करने के लिए आप एक काम करो, 5 एलईडीज बनाओ, 1 2 3 4 5 एलईडीज बनाओ। 5 की 5 जलेंगी, इसका मतलब है कि फिफ्थ गियर में 4 जलेंगी, इसका मतलब 3 है। 3 जलेंगी तो मतलब थर्ड गियर है। समझ आई? ऐसे कर लो। आपने ठीक है। और सर हैंड ये ब्रेक के लिए एलईडीज को भी ऑन ऑफ किस तरह करवानी है? अगेन ये भी आपने सोचना है। नहीं मतलब सर कोई सर वो किस तरह कराएं एलईडीज को ऑन ऑफ, क्या यही तो लगाएं सोचना है उसमें? बच्चे आपने। बेटा सर ये आप थोड़ा आपकी गाइड तो कॉम्प्लेक्स करते हैं इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। ये आपकी सर। कॉम्प्लेक्स कोडिंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, ये आपने खुद सोचना है। कोडिंग वगैरह सर बाकी तो हम लोग देख तो लेंगे सर, शायद आप इन बस साल थोड़ा को सा नहीं पता गाइड कि करें। लैब की तरह ये भी हम नहीं करने। हाँ जी, ये भी आपने ही करना है। अगर मैं ही सारी चीजें बता दूंगी तो उसमें आप क्या कहाँ सीखोगे? सर हम जैसे सर सिंपल तो सर्किट इतनी सारी सोचें इंडिविजुअली तो नहीं आ सकती ना। उसके ऊपर भी आते हैं, मैं पहले एक एक करके आपकी सारी चीजें सर बता ये सिमुलिंक पे हम कर सकते हैं सारा सॉफ्टवेयर का? जी कर सकते हो, जी कर सकते हो। अच्छा, जहाँ तक बात है ये थ्रॉटल की, या जहाँ तक बात है स्पीड की, गाड़ी की जो स्पीड है उसके लिए आप इसके इसके साथ एक मोटर लगा लो, और मोटर के आगे बेशक एक फ़ैन लगा लो, छोटा सा पेपर से ही बेशक बना के फ़ैन लगा लो। उसकी जो रोटेशनल स्पीड है, उस रोटेशनल स्पीड से आप बता दो कि जी जैसे जैसे इसकी स्पीड कम हो रही है, वैसे इसका मतलब है कि जो गाड़ी है वो भी आहिस्ता हो रही है। आपने बस कोई भी, यू हैव टू यूज अ मीडियम कि जिसके थ्रू आप किसी ना किसी तरीके से बस रिप्रेजेंट करवा दो कि स्पीड कम हो रही है। वो आप एलईडीज की ब्लिंकिंग के थ्रू भी करवा सकते हो। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के दे दो अब एलईडी को, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा स्पीड से चल रही है गाड़ी, उसकी जैसे जैसे ब्लिंकिंग आहिस्ता होनी शुरू हो जाए, दैट कैन रिप्रेजेंट कि गाड़ी की स्पीड कम हो रही है। बस किसी तरीके से बस आपने प्रेजेंट करवा देना। हाँ जी बच्चे। सर आप इसे कह रहे थे कि कोडिंग मैटलैब के अलावा किसी और पे भी कर लें, इसकी हम कोडिंग पाइथन पे कर सकते हैं? बेशक कर लो, पाइथन पे भी कर सकते हैं ना हम लोग इसकी कोडिंग? बेशक कर लो। ठीक होगा सर। अच्छा जी, दूसरा एक बच्चे ने मुझे लास्ट टाइम कहा था कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन है प्रोजेक्ट का फाइनेंशियली भी, तो उसके लिए मैंने सोचा है कि आप लोगों का जो हार्डवेयर पार्ट है, जस्ट फॉर दी हार्डवेयर पार्ट, ठीक है, ये पर ग्रुप मैक्सिमम 3 बच्चे होंगे और मिनिमम 2 बच्चे होंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं हार्डवेयर के लिए बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर हार्डवेयर के ग्रुप के अंदर 3 बच्चे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 बच्चे सेम हार्डवेयर दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो सॉफ्टवेयर असेसमेंट होगी वो अलग-अलग ही होगी, यानी कि जो आपने मुझे मिड प्रेजेंटेशन में शो करना है या जो सॉफ्टवेयर असेसमेंट आप लोगों ने मुझे शो करवानी है, वो हर एक बच्चे की इंडिविजुअली ही होगी। एंड जस्ट लाइक योर मिड प्रपोजल, वो चूंकि हर एक बंदे का यूनिक डॉक्यूमेंट होगा, ये सॉफ्टवेयर वाला काम भी आप सबका यूनिक होगा। ऑल्दो आप लोग आइडियाज़ लेने के लिए यूट्यूब यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन सोर्सेज यूज़ कर सकते हो, कोड को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी 100% होनी चाहिए। इवन आप किसी दोस्त का कोड देख के, कोड को समझ के खुद से भी कोड लिख सकते हो, इतनी इजाज़त है आपको। लेकिन वंस आई आस्क कि जो आपने कोड लिखा है, इस कोड की इस लाइन का क्या मतलब है, उसका मतलब आपको आना चाहिए। और अगर मैं ये पूछूं कि आपने ये लाइन क्यों लिखी है, उसका मतलब आपको आना चाहिए। ये मेरी बस एक छोटी सी शर्त है। बेशक जहाँ से जो मर्जी आप काम उठा लो, उसको समझ के समझने के बाद उसको खुद से अपने अल्फाज में लिख लो, अपनी कोडिंग कर लो, खुली इजाज़त है। बट जो कोडिंग है, कोडिंग आपने की है, जीयूआई बनाया है, ग्राफ्स बनाए हैं, ट्रांसफर फंक्शन बनाया है, मैं अगर पूछूं कि बेटा ये कैसे आया मुझे समझा दो, तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन। उर्दू में समझा दो, अंग्रेजी में समझा दो, पंजाबी में सिखा दो, समझा दो, जैसे मर्जी, मुझे कोई इतराज़ नहीं। सर लेकिन सिलेक्टेड सिनेरियो तो सबके डिफरेंट है, तो हार्डवेयर सेम कैसे बनेगा तीन बंदों का? देखो, सबसे पहले तो आपने मुझे सॉफ्टवेयर सबमिशन करवानी है ना,
मैटलैब के ऊपर या सिमुलिंक के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो वो सबमिशन करवानी है, उसके बाद आप हार्डवेयर बनाओगे। हार्डवेयर के लिए ऑल्दो आप लोगों को टाइम भी ज़रा ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप जो मैटलैब वाली कोडिंग करोगे, वही कोडिंग अगर आप पिक माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो तो उसमें नहीं यूज़ कर सकते। इवन अगर आर्डिनो यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप नहीं यूज़ कर सकते। तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको डिफरेंट कोडिंग करनी पड़ेगी, बट द कॉन्सेप्ट विल बी द सेम, ठीक है। यानी कि अगर आप इफ एल्स का लूप लगाओगे तो वो मैटलैब के अंदर भी मोर और लेस वैसे ही लगेगा, लेकिन कोडिंग डिफरेंट होगी, बट उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होगा पिक के लिए, आर्डिनो के लिए, वो भी वहाँ पे सेम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है। तो तो सर हम ये माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो पे इसमें यूज कर सकते हैं? आर्डिनो यूज़ कर सकते हो, पिक भी यूज़ कर सकते हो, 8051 भी यूज़ कर सकते हो। ओके सर। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जो हम सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं सर, वहाँ पे तो 2 केसेस हम कवर कर रहे हैं, तो सर हार्डवेयर में भी दोनों कवर करने हैं? जी हार्डवेयर में भी दोनों करने हैं। सर ये हार्डवेयर में हम कैसे शो करेंगे सर अपना गाड़ी ओवर हीटिंग हो रही है या ब्रेक फेलियर है? गाड़ी की ओवर हीटिंग के लिए हार्डवेयर के अंदर आप बात कर रहे हो? या सर हार्डवेयर पे कैसे शो कराएंगे हम लोग कि ब्रेक फेलियर हो गया या ये सीन है? अभी ब्रेक फेलियर की मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं फिर से बताता हूँ। ब्रेक फेलियर का जो केस है, आप ये आप ये कह रहे हो कि जो ब्रेक फेलियर हो गया तो वो कैसे शो करेंगे? यस सर। अच्छा बच्चे, जो आप हार्डवेयर शो करोगे इट विल बी अंडरस्टूड कि जो गाड़ी का जो ब्रेक फेलियर सिस्टम है वो एंगेज हो गया हुआ है फॉर द हार्डवेयर केस, ठीक है। वो तो चीज़ अंडरस्टूड है जो कि आप वहाँ पे शो करवा रहे हो कि लेट्स अज्यूम कि ब्रेक फेलियर हो गया तो उसके अगेंस्ट गाड़ी क्या काउंटर मेजर्स ले रही है और किस सीक्वेंस में काउंटर मेजर्स ले रही है, वो चीज़ आपने शो करवानी है। दैट इज प्रीटी मच अंडरस्टूड। वो वहाँ पे शो करवाने की जरूरत नहीं है। समझ के और बाद सर ये ऑटोमेटिक सिस्टम मतलब जो गाड़ी मेजर्स ले रही है वो ऑटोमेटिक तो नहीं है ना? मतलब हम लोग खुद दिखा सकते हैं कि जिस तरह गियर डाउन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग स्टीयर लेफ्ट कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, वो हम लोग खुद दिखा सकते हैं ना करके? देखो मैंने भी आपको ये बात बताई है कि मिसाल के तौर पे, अच्छा देखो फॉर एग्जांपल आपने ये एक जीयूआई बना के मुझे दिखाई है, ठीक है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने जीयूआई बना के दिखाई है जिसमें हम लोग ब्रेक फेलियर का केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एक बटन लगाया हुआ है, यहाँ पे कुछ और बटन लगाया हुआ है, इधर कुछ और बटन लगाया हुआ है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स बने हुए हैं। ये इस विंडो के अंदर एक और ग्राफ बना हुआ है, इसमें एक और ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से करके ग्राफ बने हुए हैं। और ये जो ग्राफ है इसमें से ये जो ग्राफ है स्पीड को शो कर रहा है, ये ग्राफ जो है वो गियर को शो कर रहा है, ठीक है। लेट सपोज, और ये जो बटन है, ये बटन लेट सपोज कहता है कि जी ब्रेक फेलियर केस है, तो ये ब्रेक फेलियर एंगेजमेंट को शो करता है, BFE, ठीक है। यानी कि ब्रेक फेलियर एंगेजमेंट, यानी कि आप जब मेरे पास लैपटॉप लेके आओ GUI के अंदर, मैं जब BFE को क्लिक करूँ ना, तो इसका मतलब है कि जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो बैक एंड पे उसने डिटेक्ट कर लिया कि ब्रेक फेलियर हो गया गाड़ी का, तो उसने स्पीड को कैसे कम करना है, गियर डाउन कैसे करना है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे विजुअली शो होनी शुरू हो जाए, ठीक है। यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्लिक करूँ और इससे पता चल जाए सॉफ्टवेयर को कि यार मैंने कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं, तो वो प्रोटेक्टिव मेजर्स यहाँ पे मुझे डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर के केस में। मैं असल में ये चीज़ चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपने बटन बनाया और रीसेट का, ठीक है, और यहाँ पे आपने कैलिब्रेट का बनाया हो, मिसाल दे रहा हूँ, कुछ भी आप कर सकते हो। कैलिब्रेट से मुराद कि आपने अपने ग्राफ्स को कैलिब्रेट करना है या जीरो करना है या रीसेट करना है, जो भी करना है। तो आई जस्ट वांट कि कैसा सिस्टम हो कि जिसमें मैं बटन प्रेस करूँ तो आपका सिस्टम एंगेज होना शुरू हो जाए। या आप बहुत से बच्चों ने ब्रेक फेलियर के साथ साथ इंजन ओवर हीटिंग का भी रखा हुआ है, इंजन ओवर हीटिंग EOH का रखा हुआ है, तो यहाँ पे EOH का बटन हो कि मैं जब एक दफ़ा ब्रेक फेलियर चेक कर लिया, मैं फिर रीसेट करूँ, फिर मैं इंजन ओवर हीटिंग चेक करूँ, तो उसी केस में ग्राफ्स क्या बनेंगे, वो चीज़ आप शो करवा दो। मैं सॉफ्टवेयर के केस में ये चीज़ चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सर हार्डवेयर के केस में भी हम सेम ही कर सकते हैं कि हार्डवेयर अगर हीट हुआ तो बटन प्रेस करें और अगर ब्रेक फेलियर उसके लिए भी इसका बटन प्रेस हार्डवेयर के केस में इट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड कि आप मेरे पास जब सॉफ्टवेयर लेके आओगे ना, आप जब उसको पावर ऑन करोगे, पावर ऑन करने का यही मतलब है कि जी या ब्रेक फेलियर है या इंजन ओवर हीटिंग का केस है, ठीक है। या उसके लिए 2 बटन्स डिफरेंट बना लो,
कि आप जब बटन 1 प्रेस करो तो ब्रेक फेलियर एंगेज हो जाए, बटन 2 प्रेस करो तो ये इंजन ओवर हीटिंग एंगेज हो जाए। ओके सर, तो उसके अंदर सर हीट के लिए हमें सेंसर्स वगैरह तो नहीं यूज करने? नहीं, ज़रूरत नहीं है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और है। जी बताइए। सर सर जैसे अब मैंने सर इंजन ओवर हीटिंग और ब्रेक फेलियर के सिनेरियोस रखे हुए हैं सर। अगर मेरे ग्रुप मेट है सर, उनके सिनेरियोस डिफरेंट है, तो हम हार्डवेयर सेम करा सकते हैं? जैसे मैंने मेरा हार्डवेयर ही वो भी चेक करा सकते नहीं नहीं बच्चे, आप ग्रुपिंग उस बच्चे के साथ करोगे कि जिसने सेम केसेस रखे हुए हैं। हैं? ओके सर। हाँ जी, और सवाल कोई? सर इंजन ओवरहीटिंग में भी गाड़ी को हमने रोकना है और ब्रेक फेलियर में भी गाड़ी को रोकना है, तो सर हार्डवेयर में तो एक जाहिर है, ही चीज आएगी कि गाड़ी रुक रही है, उसके अंदर तो नहीं ना सर लेकिन ये बच्चे हम हार्डवेयर में शो करा सकते कि उसका गियर डाउन हो रहा है या उसका लेफ्ट साइड को, जो लेफ्ट साइड का भी हम उसमें शो हो जाएगा, लेकिन बाकी चीजें तो नहीं ना सर उसमें शो हो सकती हार्डवेयर में। बच्चे अब आप एक बात मुझे खुद बताओ, अगर आपकी गाड़ी के केस के अंदर गाड़ी चलाने के दौरान इंजन ओवरहीट कर जाता है तो क्या आप वही स्टेप्स फॉलो करोगे जो कि ब्रेक फेलियर के केस में फॉलो करोगे? सर नहीं सर, वो तो एक गाड़ी होगी ना सर, उसके अंदर प्रॉपर चीजें हो जाएंगी, इसके अंदर तो नहीं ना सर हम लोग हर चीज दिखा सकते हैं कि हम लोग इस तरह उसका, जिस तरह गाड़ी ओवरहीट होती है हम लोग गाड़ी को उसी वक्त रोकते हैं, उसके ऊपर पानी वगैरह डालते हैं उसके अंदर हम लोग रेडिएटर वगैरह के ऊपर, तो वो चीजें तो नहीं ना हम तो लोग यहाँ पे बच्चे शो करा सकते हैं। बच्चे इसका मतलब है कि आप देखो, कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आपने प्रैक्टिकली क्या करना है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपने प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने कि व्हेन 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 XYZ सिचुएशन इज एंगेज्ड, ठीक है? उसके दौरान में आपकी गाड़ी ऑलरेडी सड़क के ऊपर है, वो ऑलरेडी चल रही है, मूविंग कंडीशन के अंदर है। मूविंग कंडीशन में तो आप ऐसे नहीं ना करोगे, गाड़ी का बोनेट अंदर से ही खोलोगे, गाड़ी के अंदर से हाथ से बाहर से बोतल निकालोगे और इंजन के ऊपर डालोगे। जी, आप ऐसे तो नहीं ना करोगे। ऑब्वियसली आप गाड़ी को आहिस्ता करोगे, एसी शेसी बंद करोगे, गाड़ी को देखोगे कि जी पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, गाड़ी को लेफ्ट साइड पे रोकोगे, गाड़ी को बंद करोगे, उसको ठंडा होने दोगे, फिर बोनट ओपन करोगे और फिर उसके बाद कपड़ा रख के आप उसका रेडिएटर का वाल्व खोलोगे। ऑब्वियसली ऐसी चीज़ है ना, ज़ाहिर है आप उसको इसमें नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते। तो जो चीज़ें आप लोगों ने मेरे साथ इंडिविजुअली मीटिंग्स में डिस्कस की थी, मैंने आप लोगों को गाइडलाइंस बताई थी कि इंजन ओवरहीटिंग के केस में क्या करना है, ब्रेक फेलियर के केस में क्या करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपने उस सीक्वेंस में आपने इसके अंदर इम्प्लीमेंट करनी है। वो चीज़ें हार्डवेयर के अंदर आप एलईडीज़ के थ्रू भी शो करवा सकते हो, छोटी-छोटी डीसी मोटर्स ले लो, उनके थ्रू भी शो करवा सकते हो। आप उसके अंदर क्या कहते हैं क्या कहते हैं फैन यूज़ कर सकते हो, जो मर्ज़ी यूज़ कर लो, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ यू हैव टू फाइंड अ मेथड कि जिसके थ्रू आप अपने आइडिया को प्रेज़ेंट कर सको या प्रेज़ेंटेबल बना सको, कि जिसमें आप एटलीस्ट ये कह सको कि सर ये जो एलईडीज़ हैं ये गियर को शो कर रही हैं, ये जो मोटर है ये स्पीड को शो कर रहा है, XYZ, या इवन उसमें आप एक स्विच भी बना सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। उसमें आपके लिए जो चीज़ें सबसे ज़्यादा फ़ीज़िबल हैं या रेडिली अवेलेबल हैं, वो आप टोटली आप लोगों के ऊपर है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि स्पीड को आपने सिर्फ और सिर्फ उसी से दिखाना है, मोटर से ही दिखाना है। आप स्पीड को एलईडी से भी दिखा सकते हो। आप 10 एलईडीज लगा दो, 10 एलईडीज का मतलब है कि जी स्पीड 100% है, 5 एलईडीज का मतलब है कि स्पीड 50% है। मेक सेंस ना? समझ आती है बात? सर इंजन को कैसे हार्डवेयर में शो कराएंगे, मोटर से? इंजन तो ऑलरेडी इट इज अंडरस्टूड कि जो आपका इंजन है उसकी बैक एंड के ऊपर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी परफॉर्म हो रही हैं। वो तो चीज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तो उसको प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे उसको आप क्यों रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हो? जस्ट आस्किंग। सर इंजन ओवर हीटिंग मतलब जाहिर सी बात है, किसी चीज़ को हीट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल लाइटर से किसी चीज़ को करेंगे तो फिर वो इंडिकेशन देगा ना। तो उसके लिए आप हीट सेंसर यूज़ कर लो। सर नहीं, वो तो आपने कहा कि ठीक है सिंपल सर। आपने 2 बटन रखने, एक बटन दबाएंगे तो ओवरहीटिंग को शो कर दे और दूसरा बटन दबाए तो जो सा ब्रेक फेलियर वाला जो प्रोसीजर है वो वाला शो कर दे। वो बच्चे, मैंने कहा है कि वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ या मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप सेंसर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप सेंसर नहीं यूज़ कर सक रहे या सेंसर अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए एक और तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि लेट सपोज आप एक बटन बना लो या एक स्लाइड बार बना लो। आप लोगों ने GUI क्रिएशन के अंदर ये स्लाइड बार बनाना सीखा हुआ होगा ऑलरेडी। उसमें एक छोटा सा ये एक बार होगी
और ये आप इसको स्लाइड कर सकते हो ऊपर और नीचे। आप इसको जितना ज़्यादा ऊपर स्लाइड करते जाओगे तो इसका मतलब है कि इंजन उतना से ज़्यादा ओवरहीट करता जा रहा है। जब वो एक लिमिट को पहुंचे उसके बाद आपका सिस्टम एंगेज हो जाए। सर ये हार्डवेयर की कंडीशन कंपल्सरी है कि आपने 2 मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम 3, मतलब सिंगल नहीं कर सकते? अच्छा चलो अकेले भी कर लो, कोई मसला नहीं, कर लो अकेले। ठीक है, और कोई सवाल? सर थोड़ा सा आसानी कर लें हमारे लिए प्लीज़। क्या आसानी चाहिए बताओ। सर हार्डवेयर पे हमें सिर्फ एक के ऑप्शन दे दें कि हम लोग सिर्फ एक ही आपको दिखा पाएँ। यस सर, ये सर तो अभी करते हैं आप। सर हमारे अभी आगे वो भी 4 प्रोजेक्ट्स हैं सर इस सेमेस्टर। वैसे हमारे 3 प्रोजेक्ट्स होते हैं हर सेमेस्टर में। सर इसके अलावा FYP भी है। ये भी करना है? यस सर, सर उसकी भी उसकी वो करनी प्रेजेंटेशन है, वगैरह है और प्रेजेंटेशन बाकी और वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स रिपोर्ट में पूरा वगैरह। यूपीआई बनाना है सर। तो करनी एक करने वो इजी हो जाएगा। अच्छा सर आगे सर आपको पता है अभी हालात भी इस तरह के हैं, गरीब बंदे हैं सर, थोड़ा तो सर कर दें। अच्छा ठीक है, लेट मी along with final viva 21 जून 21 जून। ठीक है, एक शर्त है बस। यस सर। यस सर। ठीक है, वो शर्त में ये है कि आप लोग मुझे जो CEA पार्ट 1 इम्प्लीमेंटेशन है वो मुझे आप सब जमा करवाओगे। कब जमा कराओगे? वो आप जमा कराओगे मुझे फ्राइडे को 11th को। सर मुश्किल है फ्राइडे। नहीं सर सर बहुत मुश्किल है। सर 7 को अगर यूनिवर्सिटी खोल रही है तो सर सिर्फ 4 फ्राइडे को दिन तो बचते बहुत हमारे मुश्किल है पास। सर, थोड़ा डेट एक्सटेंड कर दें। ये अब आप लोगों के ऊपर है। मैं अब आप लोग की एक सर बात मान लूंगा, अब आप लोग मेरी एक बात मानोगे। सर सर 10 को तो हम लोग अपना प्रपोजल जमा करा दें। सर मुझे ये किसी देखिए ना सर, बच्चे की कोई देखिए बात नहीं 7 को समझ आ रही। सर 7 को अगर हमारी यूनिवर्सिटी खोल रही है सर, आप एटलीस्ट हमें 1 वीक दे दें, 14 को चेक कर लें हमें। चलो ठीक है, 14th कर लो। सर नेक्स्ट वीक लैब में करा लें, नेक्स्ट वीक जो लैब होगी ना उसमें चेक करा देंगे आपको। नहीं बच्चे, एक दिन होगा सबके लिए, वो 14 तारीख होगी। सर 14 ठीक है, सही है। उसके बाद अगले हफ्ते में हम लोग आपको 21 का कब चेक करेंगे? 21 को चेक करेंगे ना फाइनल? जी बच्चे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस तरह कर लें। अच्छा तो मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर आपने दोनों सिनेरियोज डालने हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर बोथ सिनेरियोज, ठीक है। और जो आपका हार्डवेयर है उसमें कोई सा एक, ठीक है। चलें ठीक है सर, ओके सर, ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं बच्चे। हाँ जी, और कोई बात? सर ये जो सॉफ्टवेयर पार्ट है, हम जो दोनों के जो कोड्स होंगे वो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे कि उन दोनों को अलग अलग प्रोजेक्ट बना के भी दिखा सकते हैं आपको? वो आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे। ओके सर। और कोई सवाल? नो सर। ठीक।
अभी बच्चों आप लोग मेरी बात गौर से सुनो। देखो, जो इंजीनियरिंग के अंदर ख़ास तौर पे बात करें तो इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों को बहुत सारी आउट ऑफ द वे जाके ऐसी टास्क भी दी जाती हैं जिसका टीचर को खुद को पता होता है कि बच्चे से नहीं होनी, ठीक है, और ये चीज़ जानबूझ के दी जाती है। मकसद ये नहीं है कि बच्चे को एक टफ टाइम देना है या बच्चे को जान के एक बहुत मुश्किल ऐसी टास्क दे देनी है कि जिसमें बच्चा फंसा रहे सारा सारा दिन और वो बस मेरा ही काम करता रहे। मकसद ये कतई तौर पे नहीं होता। मकसद उसके पीछे दरअसल ये होता है कि उस हार्डशिप के थ्रू गुजरने के बाद आप जो चीज़ें खुद से अपने ओन पे सीखते हो वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको कभी भी नहीं भूलती। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरा जब FYP था उस FYP के अंदर हम लोगों ने मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग इंक्लूड करवाई थी। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग अब ऐसी चीज़ है जो कि इतनी आम हो चुकी हुई है कि जो कि आप लोग अपने शायद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स के अंदर भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। अभी पढ़ा है आप लोगों ने अभी या नाम सुना है उसका? सर ने कभी जिक्र किया होगा? किस चीज़ का सर? MPPT का नाम सुना है कभी? नहीं सर, नहीं। अच्छा फिर यस सर, सुना है। पूरा ब्लॉक होता है उसका। हाँ, ब्लॉक होता है उसका। उसके पीछे डिफरेंट ना कोडिंग चल रही होती है। कहने का मतलब ये कि ये चीज़ बैक देन इट यूज्ड टू बी समथिंग सच अ न्यू थिंग कि जिसमें हमें एक्चुअली डिग्री के अंदर भी ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई, ना हमें पता था कि MPPT भी कोई चीज़ होती है, ना हमें ये पता था कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। आप इसको इस तरह से इमेजिन करो कि आई वाज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स के जिनको रिसर्च पेपर पढ़ना जहर लगता था, और एक पेपर अगर कोई 2 सफ़ों का भी पेपर होता था उसको पढ़ना मुझे अज़ाब लगता होता था। बट हुआ ये कि हमें जो हमारे सुपरवाइज़र थे, मेरा प्रोजेक्ट जो था वो सोलर एनर्जी के अंदर था। हमने उसकी मैक्सिमम ऑप्टिमाइज़ेशन करनी थी कि हमारा जो सोलर पैनल है मैक्सिमम आउटपुट दे। हुआ ये कि उन्होंने कहा कि जी MPPT भी कोई चीज़ होती है, मैं किसी पेपर में पढ़ा था तो आप भी इसको देख लो कि वो होता क्या है। टर्न्स आउट कि जब मैंने उसको IEEE एक्सप्लोर के ऊपर जाके जब MPPT लिखा तो उसके ऊपर रिसर्च 1967 से चल रही है और 1980s से उसके ऊपर काम अच्छा खासा हो रहा है, यानी कि उसके ऊपर हज़ारों के हिसाब से पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश हुए हुए थे। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2014 की 15 की बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम के ऊपर अच्छे खासे पेपर उसके ऊपर पब्लिश हुए हुए थे। इतना ज़्यादा उसके ऊपर इनोवेशन आ चुका हुआ था कि अब से 2018 के बाद से उसके ऊपर AI की टेक्निक्स उसके ऊपर लगना शुरू हो गई और अब वो फील्ड इतनी ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी हुई है कि अब उसमें कोई रिसर्च का मार्जिन नहीं है। एट दैट टाइम हमें चूँकि AI का नहीं आइडिया था और हमें नहीं आइडिया था कि AI को भी हम इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अगर AI को माइनस करते हैं तो तब भी व्हेन आई वाज़ रिसर्चिंग अबाउट इट तो तब भी उस फील्ड के अंदर और मार्जिन था ही नहीं इनोवेशन का। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करना ये पड़ा कि आई हैड टू रीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसर्च पेपर्स जस्ट टू अंडरस्टैंड कि MPPT होता क्या है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अगर जो चीज़ मुझे नहीं समझ आई वो मैं किसी और को कैसे समझा सकता हूँ। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट रिसर्च दैट टर्म MPPT I had to read more than 160 research papers without any exaggeration, without bragging. मुझे लिटरली 160 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़े थे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो होता क्या। उसमें हर किस्म के पेपर थे। उसमें ऐसे पेपर भी थे जो कि 22-22, 23-23 सफ़ों के भी थे जिनको जर्नल पब्लिकेशंस कहते हैं। ऐसे पेपर्स भी थे जो कि 2-2, 3-3 सफ़ों के थे और बिल्कुल बेकार किस्म के होते थे। सो मच सो मुझे पेपर्स पढ़ने की इतनी आदत हो गई थी कि मैं पेपर को देख के ही बता देता था कि ये जो पेपर है ये किस रीजन के ऑथर ने लिखा होगा। ये किसी गोरे ने लिखा है, किसी चाइनीज़ ने लिखा है, किसी इंडियन ने लिखा है, किसी फिलिपिनो ने लिखा है, किसने लिखा है। इतनी आदत हो चुकी हुई थी। सो एट दैट टाइम बिल्कुल 5 मिनट की बात होती थी कि यार इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है। खैर वो चीज़ जब एक दफ़ा समझ आ गई उसके बाद इट टुक अस लिटरली 2 वीक्स टू इम्प्लीमेंट द हार्डवेयर, लिटरली 2 वीक्स। लेकिन रिसर्च करने में हमें टोटल तकरीबन 4 महीने लगे थे हमें, और बाकी हार्डवेयर बनाने में हमें 2 हफ्ते लग गए थे। उसकी फिनिशिंग करने में बैक एंड फोर्थ सुपरवाइजर से उसके इम्प्रूवमेंट्स करवाते में हमें मोर और लेस 1 महीना लग गया था। सो मेरा ख्याल है इन 7 सेमेस्टर हम लोग अपना FYP करके मुका चुके हुए थे। 8 सेमेस्टर में हमने बस डॉक्यूमेंटेशन की और इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट्स की थी। एज फार एज आई रिमेंबर मेरा ख्याल है मोर और लेस यही काम हुआ था, उससे ज़्यादा काम नहीं था। इवन सो बीच में मैंने बैटरीज के ऊपर भी रिसर्च शुरू कर दी थी। साथ साथ में मैंने फिर प्योर साइन वेव इन्वर्टर के ऊपर भी रिसर्च की थी।
ड्यूरिंग इंजीनियरिंग डिग्री बैचलर्स के दौरान ही 7th सेमेस्टर के अंदर वी टर्नड आउट टू हैव 2 पब्लिकेशंस, उसी रिसर्च से ही निकाली थी। और सारी चीज़ें इसी चीज़ की बेसिस पे हुई थी बिकॉज मैंने अपने अंदर ये आदत डेवलप की थी रीडिंग की। वही रीडिंग की आदत आज भी मेरे अंदर है। बुक रीडिंग का मुझे शौक डेवलप हुआ है। रिसर्च पेपर में न्यूज़पेपर में रोज़ पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स में रोज़ पढ़ता हूँ। उसकी पीछे वजह ये, बट देयर ऑल्सो यूज्ड टू बी अ टाइम कि मुझे रीडिंग जहर लगती थी। मैंने अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में मेरे ख्याल है हार्डली वो जो मिस्टर चिप्स वाला नॉवल है वही पढ़ा था, वो भी अल्लाह अल्लाह करके पढ़ा था। मुझे जहर लगता था पढ़ना, और बड़ी स्टूपिड सी उसकी कहानी होती थी। अभी भी खैर स्टूपिड ही लगती है, बट 1902 के ज़माने से वही चल रही है, आज तक वही चलती आ रही है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंसान की दरअसल जो कमियां होती हैं दरअसल वही उसकी ताकतें होती हैं जिसके ऊपर उसने गौर नहीं किया होता। इंजीनियरिंग के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर ख़ास तौर पे ऐसे बहुत से ज़्यादा टर्म्स और ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम्स आएंगे कि जिसमें आपको नहीं पता होगा कि काम कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अभी आप लोगों के सीनियर्स ही हैं, माज नाम है बच्चे का, उस बच्चे ने रोबोटिक्स की वो टेक्निक्स इम्प्लीमेंट कर दी जो कि बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं पता, या ऐसे बहुत सारे रिसर्चर्स को नहीं पता जो कि ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर हैं, और वो उससे बहुत आगे का काम ऑलरेडी वो करके बच्चा प्रेजेंट भी कर चुका है। मुझे रोबोटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फ्रेंकली इतना आइडिया नहीं है रोबोटिक्स का। मेरी फील्ड जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन उस बच्चे के काम से को देख के ही पता चल जाता है कि यार उस बच्चे ने वाकई मेहनत की भी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सो यही काम आप लोग भी कर सकते हो। सो अगर कोई अननोन सिचुएशन है या डेडलाइन करीब है या कहीं पे फंसे हुए हो काम के अंदर, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मेहनत करो और काम करो। देखो आगे जाके अभी आप लोग दिस इज़ 2021, अभी आप लोगों के टाइम के दौरान 10,000 बच्चा ग्रेजुएट हो चुका होगा। आप जब मार्केट में जाओगे तब 20,000 बच्चा ग्रेजुएट हो चुका होगा। आपका कंपटीशन ना सिर्फ उन 20,000 बच्चों के साथ है, बल्कि जो बेचारे अभी भी जॉबलेस पड़े हुए हैं उन सब के साथ भी कंपटीशन है। अब आप लोग मुझे खुद बताओ, अगर आपकी सीवी के अंदर भी वही 8 सेमेस्टर्स के अंदर वही सारे कोर्सेज हैं, उन लोगों की सीवीज के अंदर भी वही सारे 8 कोर्सेज हैं, सेमेस्टर्स हैं, तो आपकी और उनकी सीवी में फ़र्क क्या है, नया क्या है? जब तक ये चीज़ें आप लोग अपने अंदर स्किल्स डेवलप नहीं करोगे, यू विल नेवर स्टैंड आउट। फर्स्ट करो आपको जॉब मिल भी जाती है, जॉब मिलने के बाद कॉर्पोरेट सिचुएशन के अंदर तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसमें अगर आप 2 दफ़ा का कोई गलती करो, आपका बॉस आपको टर्मिनेशन लेटर पकड़ा के कहता है कि जी आप घर जाओ या कोई और नौकरी ढूंढो, ये काम आपका नहीं करने वाला। तो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी तो है ही नहीं, साथ साथ में वहाँ पे काम इतना तेज़ी से होता है और इतनी इनोवेशन से होता है कि आपको रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। या तो आप उस क्या कहते हैं रेस के अंदर आप या तो आगे निकल जाते हो, या तो आप 9 to 5 वाली टिपिकल जॉब करते हो, या तो आप जॉब छोड़ के कोई ना कोई और ऐसा काम करना शुरू करते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं होता। बताने का मकसद ये है कि कोशिश करो ऐसा काम ढूंढो या ऐसा काम करो जिसमें आपको शौक हो, जिसका इंटरेस्ट हो। इवन अपना FIB भी ऐसा चूज करो कि जिसमें आपका शौक हो या जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। क्यों? ताकि अगर किसी पॉइंट के ऊपर आके आप फंस भी जाते हो तो देयर यू हैव सम मोटिवेशन टू कीप योरसेल्फ गोइंग। ये अपने अंदर आदत डालो सेल्फ एजुकेशन की। इतनी आदत डाल लो कि अगर टीचर कोर्स के शुरू में आके आपको बस बता दे कि यार LCS की ये किताब है, आज से 14 हफ्तों बाद आप लोगों का इसमें से पेपर होगा, सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व द पेपर एज वेल, बगैर किसी की असिस्टेंस से खुद से सेल्फ स्टडी करके आप ये चीज़ कर सको। मैं स्पून फीडिंग के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि उससे बच्चे की इनोवेशन टोटली ज़ीरो हो जाती है। आपको पता है दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाहर क्यों जाते हो, इवन आप अपनी लम्स की अगर मिसाल के तौर पे बात करो, वहाँ पे उनके प्रोग्राम्स के अंदर अटेंडेंस मैंडेटरी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी साइकोलॉजी ये है, या जो उनके पास बच्चे हैं वो बच्चे ऑलरेडी इस माइंड के ऊपर ट्रेंड है कि जिस बच्चे ने अगर क्लास में आना है वो अपनी मर्जी से आएगा, और क्लास में अगर मर्जी से जो बच्चा आ रहा है वो पढ़ेगा भी। आप लोगों को भी बात पता है, मुझे भी बात पता है, जितनी भी आपकी 8:30 बजे वाली खास तौर पे लैब्स होती हैं, इवन फॉर दैट मैटर जो मर्जी कोई भी लैब हो किसी भी टाइम पे, 50% ज़्यादा बच्चे ऐसे ही होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉग इन करके या तो उस फोन साइड पे रख देते हैं, या सो जाते हैं, या किसी और काम करने में चले जाते हैं। ईमानदारी से बताओ ऐसी बात है कि नहीं? यस सर, ऐसा है ना? तो Yes, जब sir. इस तरह का एटीट्यूड आप लोग थोड़ा सा रखोगे ना, उसमें एट द एंड ऑफ द डे किसी का नुकसान नहीं होगा, आपका भी नुकसान नहीं होगा, बट असल में आप लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे होगे। जो भी आप लोगों के पास टाइम है ना, ये टाइम बिल्कुल जैसे ना खेल के मैदान वाला टाइम है कि आपने जो मर्जी स्पोर्ट्स खेलिए खेलो, जितनी मर्जी खेलनी है खेलो। अभी दिस होल यूनिवर्सिटी इज योर प्लेइंग ग्राउंड।
जो मर्जी काम करना है करो, आपको कोई भी नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हो। स्टूडेंट के बैनर के नीचे आप किसी कंपनी के अंदर घुस सकते हो कि जी मैंने कंपनी का सर्वे करना है, चले जाओ आप यूनिलीवर के दफ्तर में चले जाओ, आप किसी भी बड़े दफ्तर में चले जाओ ब्लू एरिया के अंदर, आप एयर हेडक्वार्टर्स में जा सकते हो, वहाँ पे सर्वे करने जा सकते हो, आप नेवल हेडक्वार्टर जा सकते हो, वहाँ पे जाके आप लोगों से मिल सकते हो, प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर सकते हो, आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हो। यू कैन गो एनीवेयर यू फील लाइक। आइडियाज़ डिस्कस करने हैं या कोई इनोवेटिव चीज़ें डिस्कस करने हैं। आप लोगों के तो बल्कि घर में BIC भी पड़ा हुआ है, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, बहरिया इनोवेशन सेंटर है, आप लोग उसमें भी पार्ट ले सकते हो, उसमें काम शुरू कर सकते हो। सो इस वक्त को एटलीस्ट ज़ाया ना करो। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करनी है लाजमी करो, ब्रेन को फ्रेश करो, नई चीज़ें सीखो, स्किल सीखो, लाजमी करो। बट जो काम कर रहे हो, जो इसमें लाखों रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, कोशिश करो कि एट द एंड ऑफ द डे कोई बंदा एटलीस्ट ये ना कहे कि यार ये बंदा इंजीनियर है, इसको ये बात नहीं पता। कम से कम ये चीज़ ना हो, या कम से कम आपको खुद को रिग्रेट ना हो कि यार इंजीनियरिंग में अगर मैंने 8-10 लाख रुपए लगाए हैं तो कम से कम 8-10 लाख के बराबर की मुझे नॉलेज तो है कम से कम। ठीक है, सॉरी मैं बड़ा लंबा ज्ञान मेरा हो गया, बट बात ये कि मैं इस फेज से ऑलरेडी गुजर चुका हुआ हूँ। आई नो कि बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं, तो कोशिश करो कि उनसे दूर रहो। शुगर ज़रूर लगाओ, पार्टी ज़रूर करो, दबा के पार्टी करो, जितनी मर्जी कर सकते हो करो। ट्रिप्स पे जाओ, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाओ, जहाँ जाना है जाओ, लाजमी जाओ। लेकिन जो चीज़ आप एक ये प्रोफेशनल डिग्री लेना चाह रहे हो या प्रोफेशनल अपने आप को सारी ज़िंदगी एज एन इंजीनियर कहलवाना चाहते हो, सो देयर इज़ अ प्राइस टू इट। वो प्राइस ये है कि आपने मेहनत करनी है और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी है। इंजीनियरिंग के अंदर इतनी ज़्यादा फील्ड्स हैं, रोबोटिक्स है, AI है, आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रिड सिस्टम्स हैं, ऑटोमोटिव ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किसी भी फील्ड में घुस जाओ और उस फील्ड के चीते बन जाओ, सारी दुनिया के लिए आप डिमांड में रहोगे, सारी की सारी दुनिया के लिए। जो टर्म होती है ना कि यार इस चीज़ का स्कोप नहीं है, फलानी चीज़ का स्कोप नहीं है, आप लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से पहले भी सबने कहा होगा कि यार इलेक्ट्रिकल कर लो उसका ज़्यादा स्कोप है, सिविल कर लो उसका ज़्यादा स्कोप है। सच्ची बात बताऊं, स्कोप धेले की कोई चीज़ नहीं होती। स्कोप इज ओनली फॉर द बेस्ट। इफ़ यू आर द बेस्ट यू विल ऑलवेज रिमेन इन डिमांड। अगर आप बेस्ट नहीं हो, आपको काम नहीं आता, बेशक इस चीज़ का स्कोप भी है, वो एक बंदा आपको एक दफ़ा हायर करेगा, 2 दफ़ा हायर करेगा, तीसरा दफ़ा कहेगा यार इसको कुछ नहीं आता, मैं इसको रख के क्या करूँ। या इवन किसी के रेफरेंस के तौर पे भी आप चले जाओगे कि किसी का रेफरेंस के थ्रू भी आप आ जाओगे, वो बंदा आपका 1 दिन लिहाज कर लेगा, 2 दिन लिहाज कर लेगा, तीसरे दिन हंसी खुशी आपको जुगत करा देगा, चौथे दिन सीरियस होकर जुगत करा देगा। ऐसे ही है ना? आर यू गाइस एग्रीइंग विद मी? बिल्कुल सर। यस सर। तो कोशिश ये करो कि पार्टी शार्टी करनी है ज़रूर करो, पबजी दबा के खेलो, जितनी मर्जी खेलनी है खेलो, लेकिन साथ साथ में फिर मेहनत भी करो। ठीक है, बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे, लड़के होते ही आवारा गर्द हैं एक नंबर के, बच्चियां ज़रा ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे कि उनको लड़कों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे देखो, ये बच्चियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग एक 40 बच्चों की क्लास में आप लोग हार्डली 4 या 5 बच्चे होते हो, आप 4-5 बच्चों ने 40 लड़कों पे हावी होना है। ठीक है, सो यू गाइस हैव टू वर्क हार्डर देन देम। आप लोगों से, मेरी तो एटलीस्ट आप लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है सर, हम भी आवारा नहीं है। ये लड़का बोले लड़की बोले? इंशाल्लाह सर। सर ये तो लड़का है। अच्छा, नहीं कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जिस तरह का मैं होता था स्टूडेंट लाइफ में आवारागर्द, वैसे सारे ही होते हैं। मतलब आई डोंट मीन आवारागर्द इन द नेगेटिव सेंस। आवारागर्द से मुराद पबजी शब्जी खेलने वाले या कॉड खेलने वाले या टूटा छोटा खेलने वाले। आवारागर्दी भी बहुत ज़रूरी है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। यस सर, बिल्कुल सर, वो करेंगे सर, अभी थोड़ी यूनिवर्सिटी खुल जाए ना फिर सही करेंगे, अभी क्या ठीक है, करेंगे। ठीक है। अगर मेरी कोई बात किसी बच्चे को बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मेरी तरफ से माजरत। बट बच्चे रियलिटी यही है। अब अगर ज़रा सीरियस बात करूं तो सीरियस बात, या इमोशनल बात अगर करूं तो इमोशनल बात ये है कि कल कलाम को आप सबके सर के ऊपर जिम्मेदारी आनी है। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ। आप लोगों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि आपके अंदर इतनी स्किल्स, इतना हुनर या इतना खुद के अंदर भरोसा हो कि आप उस सारे के सारे बोझ को आगे ले चलो। बोझ तो खैर, आई एम सॉरी मैंने बड़ा नेगेटिव वर्ड यूज़ कर लिया। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको लेके आप लोग आगे चलो।
ठीक है, हर बंदे की लाइफ स्टोरी डिफरेंट होती है, हर बच्चे का पास्ट डिफरेंट होता है, लेकिन उस पास्ट को कभी भी अपने लिए एज एन एक्सक्यूज नहीं बनाना, कभी भी वो वाला कार्ड नहीं प्ले करना कि जी मैं तो मजलूम हूँ, मेरे साथ ये हुआ था, कभी भी वो कार्ड नहीं प्ले करना है, ना ही किसी को मौका देना कि वो आपके लिए वो कार्ड प्ले करे, कभी भी नहीं करना। अपने अंदर अपने हुनर को इतना डेवलप कर दो, अपनी स्किल्स को इतना डेवलप कर दो कि अगले बंदे को उस बात का पता भी ना चले, या उसको अंदाजा ही ना हो कि यार ये ही हैज बीन थ्रू दिस एंड दिस। हर बच्चे की लाइफ डिफरेंट हो सकती है, उसी लिहाज से उसके ऊपर आसानियाँ भी आती हैं, उसी लिहाज से उसके ऊपर मुश्किलें भी आती हैं। तो ये चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ हैं, ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है, तो उस चीज़ से कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही उसे कभी घबराने की कतई ज़रूरत है। सो मेहनत करो, जहाँ पे फंस जाओ, मेरी तरफ से एलसीएस लैब से रिलेटेड बात हो, एलसीएस लैब से हट के कोई बात हो, कोई मशवरा चाहिए, कोई करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई चीज़ पूछनी है, एज अ मेंटर कोई चीज़ पूछनी है, बड़े भाई के तौर पे कोई चीज़ पूछनी है, यू गाइस आर मोर देन वेलकम। आप लोगों को मेरी आदत का पता है, तो मैं कभी भी क्वेश्चन से आप लोगों को मना नहीं करता, जितने मर्जी सवाल करने करो, लेकिन कोशिश ये करो कि अपने अपने अंदर स्किल्स को हमेशा से कायम रखो, और सीखने की जो लगन है वो हमेशा से अपने अंदर कायम रखो। कभी भी अपने अंदर से सेल्फ एस्टीम आप लोगों ने जाने नहीं देनी। आप लोग आफ्टर ऑल इंजीनियरिंग कर रहे हो, ये ऐसी चीज़ है जो कि आप सारी ज़िंदगी अपने साथ लेके चलोगे। इंजीनियरिंग करना कोई आसान काम नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कर लिया तो मैं कहूँगी जी बहुत आसान है, इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने उसको एमिंग करके गुजार देनी है, बहुत से बच्चे गुजार भी देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है आपके पास। यूनिवर्सिटी आपको इंजीनियरिंग करा देगी किसी ना किसी तरीके से। उल्टा सीधा हो कि आप लोगों को रिलैक्सेशन दे के, एक्स्ट्रा मार्क्स दे के यूनिवर्सिटी पास कर देगी, लेकिन उससे डिग्री का फिर फ़ायदा क्या? ये बिल्कुल ऐसी बात है कि लेट्स सपोज अगर कोई, मैं कहता हूँ कि यार मैंने फ़ौज में जाना है, लेकिन बस फ़ौज में मैंने इस वजह से जाना है कि जी मैंने बस एक नौकरी करनी है, पेंशनेबल जॉब है, एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी सिक्योर्ड। लेकिन अगर मेरे अंदर फ़ौज में जाने के बाद मेरे अंदर कोई लगन नहीं है मुल्क के लिए कुछ करने की, तो वो लगन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो एक टाइम तक रहेगी, फिर वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर ऐसी नौकरी का फ़ायदा क्या कि आपने कप्तानी लगा के रिटायरमेंट ले लेनी है। मज़ा तो तब है ना कि आप जब फ़ौज में जाओ, फ़ौज में इतना अच्छा काम करो कि यू आर नोन इवन आफ्टर रिटायरमेंट, आपकी रिटायरमेंट के बाद भी आपकी डिमांड हो। ऐसे बहुत से लोग हैं, तो आप ये भी काम कर सकते हो। इंजीनियरिंग आप लोग माशाल्लाह कर रहे हो, आप लोग, मैं ये चीज़ मान ही नहीं सकता कि आप लोग कोई चीज़ ऐसी इनोवेटिव डिज़ाइन ना कर सको कि जिसमें आप अपने आप को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ ना करवा सको। मेरे जैसा बंदा डिग्री के दौरान 2 रिसर्च पब्लिकेशंस कर सकता है, तो आप लोग भी रिसर्च पब्लिकेशंस या आप लोग कोई पेटेंट्स क्यों नहीं फाइल कर सकते? मेरे पास भी वही रिसोर्सेज़ थी, आप लोगों के पास भी वही रिसोर्सेज़ हैं। मेरे पास भी अच्छे टीचर्स थे, आप लोग के पास भी अच्छे टीचर्स हैं। तो सिंपल सी बात है। कोई आप लोगों ने कोई चीज़ ऐड करनी हो या कोई बात यस पूछनी हो तो मोर देन वेलकम। यस सर, इंशाल्लाह सर करते हैं। ये आपने अच्छी बातें की हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, आई होप आप लोग कोशिश करो। मैं आप लोगों को जितना असिस्ट कर सकता हूँ वो मैं लाजमी करता हूँ। बाकी मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो ज़रूर बताना। हाँ, इस सारे ज्ञान के बाद मैं ये नहीं बात बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है वो आप लोगों ने खुद से डेवलप करना है। आपका अपना आइडिया होगा, खुद से टेक्निक लगाओ। जो टेक्निक अगर लगा लेते हो उसमें फंस जाते हो, बेशक मेरे से पूछ लो कि सर ये कैसे होगा, मुझे कहीं से डाटा नहीं मिल रहा। बट दैट शुड बी आफ्टर कि आपने अपनी सारी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर ली हो। टीचर से पूछ लो, दोस्तों से पूछ लो, बैचमेट से पूछ लो, फेसबुक यूज़ कर लो, यूट्यूब यूज़ कर लो, जो हर फॉर्म यूज़ करो। इसी तरह से ही आप लोग सीखते हो। Let me show you guys something. देखो, आप लोगों को प्योर साइड इन्वर्टर का पता है? नो सर। सर किस चीज का? इन्वर्टर का पता है? इन्वर्टर क्या होता है? किसी को पता है इन्वर्टर क्या होता है?
सर इन्वर्टर पूछ रहे हैं हाँ जी सर, जो एसी को डीसी में करता है आई गेस। एसी टू ठीक है। डीसी सर। मैंने ये जो पेपर पब्लिश किया था 2015 में 17th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये पेपर इन्वर्टर के ऊपर था, सिंपल इन्वर्टर के ऊपर है। उसमें मैंने जो इन्वर्टर की जो इनपुट्स आउटपुट्स को यूज़ किया था वो एक 555 टाइमर को यूज़ किया था। ये आप लोगों के सामने है। इट वाज दैट सिंपल। 555 टाइमर का पता है ना, आईसी का पता है? यस सर। यस सर। ठीक, मैं व्हाट आई डिड एक्चुअली इन दैट इज कि मैंने एक 555 टाइमर लिया था। 555 टाइमर एक्चुअली क्या करता है, पल्सेस जनरेट करता है। वो स्क्वायर वेव की फॉर्म में होती हैं। उसके ऊपर मैंने एल्गोरिदम लगाया। एल्गोरिदम लगाने के बाद मैंने उसको प्योर साइन वेव में कन्वर्ट कर दिया था। और दिस वाज माय रिसर्च पेपर। सिंपल। यही काम आप लोग भी कर सकते हो। और क्या यूज़ किया था, 5 वोल्ट की बैटरी यूज़ की थी और एक 555 टाइमर यूज़ किया था। दैट्स इट। और उसके ऊपर ये रिसर्च पेपर था, पब्लिश भी हो गया था। 17th कॉन्फ्रेंस के अंदर था। 17th कॉन्फ्रेंस एक हेल्दी कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये तो आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग शायद इसमें फिगर्स अगर एक्सेसिबल हैं, मैं असल में अभी घर से इसको एक्सेस कर रहा हूँ तो इसमें नहीं हो सकती शायद। साइटेशन शायद हो जाए। नहीं हो रही। खैर हाँ जी, आप लोगों ने कोई चीज़ ऐड करनी हो, कोई चीज़ पूछनी हो प्रोजेक्ट के बारे में तो बताओ। मोर देन वेलकम। सही है। जो हार्डवेयर हाँ जी। इसमें अगर किसी के दोनों में से एक सिनेरियो मैच करता है तो उसके साथ हम ग्रुप नहीं बना सकते? बच्चे अब ये तो बात गलत हो गई ना। कि सर एक सिनेरियो जिस पे हमने हार्डवेयर बनाना है वो मैच कर रहा है। नहीं, जिसके साथ आपके सिनेरियोज मैच करें आप उसी के साथ ग्रुप बनाओगे। दोनों सिनेरियो सर? दोनों सिनेरियोज। ओके सर। सर ये IEEE के फॉर्म पे रिसर्च पेपर देखने हो तो सर इसके लिए क्या करते हैं ये बता दें। अच्छा मैं बताता हूँ।